हेलो हेलो एंड वेलकम टू सिविल्स एग्ज़ाम। आज हम करेंगे एसएससी पीवाईक्यू के सीरीज़ के क्वेश्चन। इसमें हमारा टॉपिक होगा मौर्यन एम्पायर। ये पार्ट 3 होगा। मौर्यन एम्पायर एंशिएंट इंडिया का ही एक पार्ट है। हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो है एसएससी जेई 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री द टर्म NBPW रेफर्स टू। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो NBPW है इसका क्या मतलब है, ये किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस है सेटलमेंट पैटर्न, ऑप्शन बी पोट्री टाइप, ऑप्शन सी डेटिंग टेक्निक, ऑप्शन डी नियोलिथिक टूल मेकिंग। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। NBPW किससे रिलेटेड है, पोट्री टाइप। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, पेंटेड वेयर। तो ये क्या है, ये एक पॉटरी है एक टाइप की जो कि मौर्यन टाइम पे चलती थी ये पोट्री। इसका फुल फॉर्म है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर या पेंटेड वेयर। तो ये कब से कब, ये इमर्ज हुई थी 700 BC में, और तब से लेके ये और जब ये पॉटरी है ये क्या सिंबलाइज करती है, तो ये सिंबलाइज करती है सेकेंड अर्बनाइजेशन। तो हमारे में पहला अर्बनाइजेशन कब हुआ था, तो पहला जो अर्बनाइजेशन हुआ था न्यूलिथिक के बाद वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये एक अर्बन था, जबकि वैदिक एज जो था ये अर्बन नहीं था, ये रूरल था। रूरल गांव ग्रामीण रहा करते थे, इस टाइम पे लोग ग्रामीण हुआ करते थे। और जबकि अर्बन आईबीसी अर्बन हुआ करते थे। लेकिन आईबीसी के बाद फिर जो अर्बन लोग आए वो कौन थे, महाजनपद। महाजनपद में अर्बनाइजेशन फिर से स्टार्ट हो गया था। और महाजनपद के टाइम में नई पोट्री जो बनने लगी, मतलब मटके या मिट्टी के घड़े या जो भी मिट्टी के सामान होते हैं उसको ही कहते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इसमें काले कलर के मटके हुआ करते थे, बिल्कुल पॉलिश्ड ब्लैक। तो ये महाजनपद के राइस और मौर्यन टाइम के थे। और इसकी खासियत क्या थी, विशेषताएं क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक। तो इनका अपेयरेंस जो था ग्लोसी मिरर लाइक फिनिश था, बिल्कुल ब्लैक चमकदार शीशे की तरह हुआ करते थे। डेस्पाइट द नेम इट वाजंट ऑलवेज ब्लैक, ये हमेशा काले कलर के नहीं थे, ये डिफरेंट कलर के भी हो सकते थे। लेकिन जो जो लुक था वो बिल्कुल ग्लॉसी, मतलब बिल्कुल चमकदार पेंट होता था। ये ब्लू भी होते थे, गोल्डन ब्राउन भी होते थे, सिल्वर कलर के भी होते थे। क्वालिटी कहें तो बहुत हाई लेवल की क्वालिटी होती थी, इलीट क्वालिटी होती थी। जैसे आज चाइनीज़ जो आते हैं बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन आते हैं चाइनीज़ बर्तन, वैसे ग्लॉसी लुक हुआ करता था इसका। अब कहाँ पे ये थे, किस एरिया में बनाए जाते थे, जो गंगा वैली टाइप, जो आज उत्तर प्रदेश बिहार वाले में। टेक्निक क्या होती थी, तो टेक्निक जो होती थी ये लिक्विड जो होते थे क्ले स्लिप उनका यूज करते थे। बर्तनों पर तरल लो युक्त मिट्टी का घोल लगाते थे और फिर उसे भट्टी में हाई टेम्परेचर पे पका देते थे, उससे वो ग्लॉसी लुक आता था। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर की, ये सक्सीडर है पेंटेड ग्रे वेयर टेक्निक का। इससे पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो टेक्निक थी, जिस टेक्निक से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल सकते हैं या फिर हम वैदिक एज बोल सकते हैं, वैदिक एज। तो वैदिक एज में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे वो पेंटेड ग्रे वेयर टाइप के बनाए जाते थे। कब, और जब वैदिक एज खत्म होने पे आया तब ये आयरन एज के लास्ट फेज में ये नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर बनने लगे। और इस टाइम पे पंच मार्क कॉइन्स ये भी बनते थे। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एसएससी CHSL 2020 का। विच मौर्यन रूलर बिकम ए फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, तो कौन सा मौर्यन रूलर था जिसने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन बृहदत्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक। तो कौन सा मौर्यन रूलर था जिसने बुद्ध धर्म को अपनाया था, तो था अशोक। हमने देखा अशोक राजगद्दी पे बैठा था
खुद से ही बैठ गया था 273 बीसी में, अपने 99 भाइयों को मार के, 100 भाई थे ये, 99 को उड़ा दिया, मार दिया, और फिर 273 में खुद ही बैठ गया। फिर ऑफिशियली ये राजा बना 269 बीसी में, तो हमें इसे याद है। 269 बीसी में इसका कोरोनेशन या राज्य से अभिषेक हुआ था, और उसके 8 साल बाद 261 में इसने कलिंग पे हमला किया, कलिंग को हराया, और इसके बाद इसने 201 साल बाद 260 में बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो वो अशोक था। चंद्रगुप्त ने बाद में जैन धर्म को अपना लिया था। समुद्रगुप्त ये गुप्ता वंश का राजा है, गुप्ता डायनेस्टी का। बृहदत्त जो है ये शायद लास्ट रूलर है मौर्य वंश का। तो हम देख लेते हैं, जो अशोक थे उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया था। फिर वही चीजें कि कलिंग वार हुई थी 261 में, कहाँ लिखी गई है, तो जो माइनर एडिक्ट, जो 13वां माइनर एडिक्ट है उसमें लिखी गई है। फिर कई लोगों को मारा पीटा, और इसके बाद इन्होंने दिग्विजय से धम्म विजय की तरफ चल दिए। प्रोपागेशन, इन्होंने फिर अपने बेटे को और बेटी को भेजा। बेटे का नाम है महेंद्र, बेटी का नाम संघमित्रा। इनको कहाँ भेजा? धर्म का प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा, ग्रीस भेजा, साउथ ईस्ट एशिया में इनको भेजा। एडिक्ट कौन से हैं? फिर इसके बाद उन्होंने एडिक्ट बनवाने शुरू कर दिए। 257 या 259 के आसपास इन्होंने रॉक एडिक्ट बनवाने शुरू कर दिए, जो, और उस पर अपने प्रिंसिपल्स, जो भी बातें थी, सिद्धांत थे, उसको लिखवा के जनता के समक्ष रख दिया। और बृहदत्त के बारे में देखें हम, तो ये लास्ट रूलर था मौर्यन एम्पायर का, और इसके टाइम में मौर्यन एम्पायर बिल्कुल ही खत्म, अपने आखिरी कगार पे आ गया, और इसको पुष्यमित्र शुंग ने मार के इसकी हत्या करके बृहदत्त की, और शुंग डायनेस्टी की शुरुआत की। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर था मौर्य वंश का, और अंत में जैनिज्म को अपना लिया इसने, जैन धर्म को अपना लिया, और लास्ट में श्रवणबेलगोला में जाके अपने जो गुरु थे भद्रबाहु, उसके साथ संथारा कर लिया। संथारा क्या होता है? जैन में एक जब शरीर छोड़ते हैं या खुद से मरते हैं, उसे कहते हैं संथारा। इसमें धीरे धीरे खाना पीना छोड़ दिया जाता है, और अंत में भूख से उनकी मृत्यु हो जाती है। समुद्रगुप्त गुप्ता वंश के राजा थे, और ये हिंदुइज्म राजा थे। ये ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक मिनट, ये एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल में आया था 2020 में, और इसमें ऑफ विच फॉरेन ट्रैवलर मेंशन इन द ऑप्शन बिलो हु वाज द अर्लीस्ट टू विजिट इंडिया। नीचे दिए गए विकल्प में विदेशी यात्रियों में से कौन सा विदेशी यात्रा भारत की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति बना है? पहला व्यक्ति था, बना नहीं, पहला व्यक्ति था। ज़ेनजांग, इत्सिंग, मेगास्थनीज और फायांग। तो कौन सा विदेशी व्यक्ति था जो पहला था, जो भारत की यात्रा उसने की? तो वो कौन था इनमें से? वो थे मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो सोलुकस निकेटर था, सोलुकस निकेटर। और जब चंद्रगुप्त की युद्ध हुआ था सोलुकस निकेटर चंद्रगुप्त का, तो उसमें जो सेलुकस निकेटर ने ट्रीटी की थी, उसके तहत उसने अपना एम्बेसडर मेगास्थनीज को भेजा था मौर्य एम्पायर में। तो मेगास्थनीज मौर्य एम्पायर में आया था चंद्रगुप्त के टाइम पे, लेकिन ये यहाँ से गया नहीं, ये पोस्ट, और ये गया कब? गुप्ता के टाइम तक ये यही रहा इंडिया में। इसके बाद हम देखें तो चाइनीज जो ट्रैवलर्स आए थे, ये तो मेगास्थनीज तो सबसे पहले आया था। इसके बाद पूछा जा सकता है चाइनीज ट्रैवलर के बारे में। तो चाइनीज ट्रैवलर का याद करना में पहले आए थे फायांग, फिर ज़ेनयांग, फिर इत्सिंग। इन तीनों को याद करने के लिए कोड है FXI। FXI, F से फायांग, X से ज़ुआनज़ांग और I से इत्सिंग। और कभी भी पूछा जाए कि सबसे पहले जो ट्रैवलर इंडिया में आया था कोई, वो कहाँ का था, तो ग्रीक का था।
तो ग्रीक ट्रैवलर था मेगास्थनीज, ये सबसे पहले आया था। मेगास्थनीज के बारे में देखें तो कब आया था, 4th सेंचुरी बीसी में, लगभग 300 कुछ में आया, 305 में आया था वैसे, 305 बीसी में। और इसके बाद आया था फाया। और इसकी बुक कौन सी, मेगास्थनीज की इंडिका नाम की बुक है, जिसमें इसने 7 भागों में बांटा था इंडिया के समाज को। और सिग्निफिकेंस क्या है कि इससे हमें पता चलती है किसी आउटसाइडर के बारे में कि उसने आखिर इंडिया के बारे में क्या लिखा है, क्योंकि वो जो भी लिखेगा वो सच ही लिखेगा, ऐसा माना जाता है। तो बाकी ट्रैवलर्स की देख लेते हैं जो इंडिया में आए थे। तो सबसे पहला ट्रैवलर कौन था, वो था मेगास्थनीज जो इंडिया आया था, और ये ग्रीक था, क्योंकि ये ग्रीक एम्बेसडर सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ। कब भेजा था, 302 से 298 बीसी के बीच में भेजा था। फायांग दूसरा ट्रैवलर था, और ये चाइना का पहला ट्रैवलर था। ये कब आया था, 399 से 412 सी में आया था। ये ध्यान रखना है कि ये बीसी है और ये सी, तो मतलब यहाँ से टाइमलाइन पीछे से इस तरफ चलता जाता है, और एक टाइम पे आके 0 हो जाता है जब ईसा मसीह का जन्म होता है, और फिर टाइमलाइन आगे की तरफ चलता जाता है। मतलब पीछे से कोई चीज़ शुरू होगी तो पहले 600, फिर 500, फिर 400, फिर ऐसे ऐसे करके 0, फिर 100, फिर 200, और ये पीछे से चलेगा तो माइनस, या बीसी बोल सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट। तो फायांग जो था ये 399 से 412 सी में आया था। किसके टाइम पे आया था, चंद्रगुप्त II, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। और ये चंद्रगुप्त II गुप्ता वंश का है, और ये एक बुद्धिस्ट मोंग था जो संस्कृत टेक्स्ट की ऑथेंटिसिटी को जांचने आया था, या उसको पढ़ने आया था जो भी। फिर ज़ुआनज़ांग, ये कब आया था, तो ये आया था 630 से 645 सीई। ये किसके टाइम में आया था, ये हर्षवर्धन के टाइम में था। तो ये कहाँ पे आया था, तो ज़ुआनज़ांग जो था ये आया था, और इसे हेनसांग भी कहते हैं। ये आया था नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने, ये पढ़ा भी था नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार, नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में है वहाँ। फिर इत्सिंग 671 से 695 सीई में आया था, एडी में। ये कहाँ आया था, ये हर्ष जो थे, हर्ष के बाद जो हर्षवर्धन जो थे उनके बाद जो पीरियड था उसमें आया था। और ये आया था, इसने कई जो टैक्स है बुद्धिस्ट टैक्स उसको चाइनीज में कन्वर्ट करने का काम इसी ने किया था। इसके बाद हिंदी में ये है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये एसएससी जीडी 2019 में आया है, हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर बाय डिफीटिंग धनानंद। तो सेम क्वेश्चन है, पहले भी रिपीट हुआ है। ऑप्शन कुणाल, अशोक, चंद्रगुप्त और बिंदुसार। किसने धनानंद को हराया था, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को कब हराया था, 322 बीसी में नंद डायनेस्टी को हराया था। नंद डायनेस्टी का आखिरी रूलर था धनानंद। और अदर ऑप्शन को देखें, कुणाल, तो कुणाल कौन था, ये अशोक का एक बेटा था। अशोक के कई बेटे थे, उसमें से एक बेटा ये था। अशोक ये कौन था, ये चंद्रगुप्त के बेटे का बेटा था, मतलब चंद्रगुप्त के पोता था। बिंदुसार ये चंद्रगुप्त का बेटा था, और चंद्रगुप्त का बेटा अशोक था। तो अगर देखें तो मौर्यन पीरियड में सबसे पहले आया चंद्रगुप्त फाउंडर, फिर उसका बेटा बिंदुसार, फिर उसके बाद अशोक। फिर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि CGL 2016 में आया है। द कैपिटल ऑफ मौर्यन किंगडम वाज लोकेटेड है। तो मौर्यन किंगडम की कैपिटल कहाँ लोकेटेड थी या क्या थी। ऑप्शन पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी, गया। तो मौर्यन पीरियड की कैपिटल क्या थी, तो थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। पाटलिपुत्र जो थी मौर्यन एम्पायर की कैपिटल थी। पाटलिपुत्र कहाँ है, तो ये पटना बिहार आज जो है उसे पाटलिपुत्र कहते हैं। ये गंगा नदी और सोन नदी के किनारे थी। तो एक तरफ जैसे ये पाटलिपुत्र है तो यहाँ गंगा बहती थी नॉर्थ में, और यहाँ वेस्ट में सोन नदी बहती है, आज भी बहती है। और इधर भी एक नदी बहती थी, गंडक है आई थिंक, और इधर पहाड़ है।
तो इसलिए ये सबसे बेस्ट इलाका था और ये हमने देखा था मगध एम्पायर में। पाटलिपुत्र क्यों फेमस था? तो फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी। मेगास्थनीज ने बताया कि ये पूरी तरीके से बड़े बड़े वुडन वॉल से घिरा हुआ था। यह शहर 570 मीनारों और 64 द्वारों वाली एक विशाल लकड़ी की दीवार से घिरा था। मतलब इस शहर में 570 मीनारें थी जिससे नज़र रखी जाती थी, और 64 गेट थी इस शहर में, और बड़ी बड़ी दीवारें थी, और इस दीवारों के चारों तरफ खाई बनाई गई थी। मतलब कि ये शहर है, चारों तरफ गेट बनाए गए ऐसे ऐसे, और मीनार, मतलब गेट थे और मीनार थी, और ये दीवारें बनाई गई थी। एग्जैक्टली ऐसी नहीं थी पर ऐसी दीवारें, और इस पे मीनार बनाए गए थे जहाँ से नज़र रखी जाती, और शहर के बीच में भी मीनारें थी। तो टोटल 570 मीनार थी और 64 गेट थे। ये 64 गेट हुआ करते थे, और इसके चारों तरफ खाई बनाई गई थी ताकि कोई डायरेक्ट ना आ सके। ये मेगास्थनीज के हिसाब से। महल तो 80 पिलर हॉल था इसमें, जो महल बनाई गई थी वो 80 पिलर पे खड़ा था। एक मिनट, जो महल बनाए गए थे इसके टाइम में वो 80 पिलर पे खड़ा था। और ये इसमें से जो एक महल है उसका कुमराहार, एक मिनट, कुमराहार जो मौर्यन एरा का जो एक जो महल है वो कुमराहार में एक्सकावेट किया गया है, जिसमें पाया गया है कि सच में वहाँ 80 पिलर के हॉल थे। मतलब 80 पिलर था उस हॉल में, और वो पाया गया कहाँ पे? कुमराहार में। स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस देखें तो लोकेशन तो हमें पता ही है कि सबसे बेस्ट लोकेशन थी। एक तरफ गंगा नदी, एक तरफ सोन नदी, एक तरफ गंडक, और यहाँ पे पहाड़। बाकी शहरों को देखें तो वैशाली जो थी वो मेजर सिटी थी, और उस टाइम जो एक वज्जी नाम का या वज्जी नाम का जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी वैशाली। और वज्जी ही जो थी वो बाद में लिच्छवी में कन्वर्ट हुई, लिच्छवी जो साम्राज्य था वो। लुम्बिनी क्या है? आज नेपाल में है ये गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी। गौतम अशोक जो थे लुम्बिनी गए भी थे, वहाँ पे उन्होंने अपना पिलर भी बनवाया था। गया वो जगह है जहाँ पे बोध गया में भगवान बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये स्पिरिचुअल सेंटर है बट ये मौर्यन कैपिटल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है CHSL 2017 का क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त जो कि 322 से 298 BC तक किस डायनेस्टी के रूलर है? चंद्रगुप्त 322 से 298 ईसा पूर्व तक किस राजवंश के शासक रहे? ऑप्शन मौर्य, मेवाड़, मुगल, पेशवा। तो किस वंश के शासक रहे चंद्रगुप्त, जिन्होंने 322 से 298 BC तक शासन किया था? तो वो मौर्य वंश के शासक रहे। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के शासक थे। चंद्रगुप्त ने मौर्य डायनेस्टी को फाउंड किया था या खोजा था, किसे हरा के? नंद वंश के धनानंद को हरा के। और ये पहला पैन इंडिया एम्पायर था जो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। इस डायनेस्टी की बात करें तो नंद वंश को हराया था, नंद वंश में धनानंद को हराया था। अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। 322 से 298 BC तक चंद्रगुप्त मौर्य ने राज किया, और लेगेसी ये थी कि इसके बाद बिंदुसार आए, उसके बाद अशोक द ग्रेट या अशोक महान आए। बाकी को देखते मेवाड़ राजपूताना किंगडम था राजस्थान में। कब? तो मॉडर्न इंडिया भी कह सकते या मेडाइवल इंडिया से कह सकते। और मुगल जो थे, बाबर ने मुगल साम्राज्य का स्थापना की, बाबर ने की थी 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में। पेशवा जो थे मराठा एम्पायर के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें कहते थे 18वीं सेंचुरी में इन्होंने प्रमुखता हासिल की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक मिनट, SSC CGL 2020 में पूछा गया ये क्वेश्चन। यह है इन विच स्टेट द जोगाड़ा रॉक एडिक्ट ऑफ अशोक इज लोकेटेड? अशोक का जो जोगाड़ा शिलालेख है वो किस राज्य में है? तो ऑप्शन गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड।
तो जोगाड़ा शिलालेख किस राज्य में है? तो जोगाड़ा शिलालेख जो है वो उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में। जोगाड़ा शिलालेख जो है रॉक एडिक्ट, ये सबसे बहुत एक मतलब महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट में से एक है मौर्य नेरा का। और ये कहाँ पे? ये गंजम डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा का, वहाँ पे जोगाड़ा रॉक एडिक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? पहले तो इसकी लोकेशन देखते हैं, ये कहाँ पे? जोगाड़ा, ये ऋषिकुल्या रिवर जो है उड़ीसा में, वहाँ पे उसके किनारे। एडिक्ट कौन सा था यहाँ पे जोगाड़ा में? तो यहाँ पे था धौली एडिक्ट, और यहाँ पे मेजर रॉक एडिक्ट था। जो धौली एडिक्ट जो था, ये मेजर रॉक एडिक्ट था, अशोक ने जो इंस्क्राइब किया था। तो मेजर रॉक एडिक्ट कौन सा था? धौली, नाम है इस मेजर रॉक एडिक्ट का, धौली एडिक्ट। यहाँ पे क्या थे? अलग अलग शिलालेख थे, सेपरेट एडिक्ट्स थे। मोस्ट फेमसली जोगाड़ा और धौली कंटेन क्या करते हैं? कलिंग एडिक्ट। मतलब जोगाड़ा और धौली में सबसे प्रसिद्ध रूप से अलग अलग कलिंग शिलालेख है। मतलब जोगाड़ा में और धौली में कलिंग शिलालेख है अलग अलग। और यहीं जोगाड़ा में जो धौली एडिक्ट है, वहीं पे जो अशोक था उसने एड्रेस किया था कि अपने कलिंग में जो उसने जो जीता था उनके लिए क्या करना चाहिए। तो इसमें अशोक ने कलिंग के नव विजित क्षेत्र में अपने अधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रसिद्ध रूप से कहा था। तो इसी धौली एडिक्ट में ही कहा था अशोक ने अपने जो लोगों से, मतलब जो अपने अधिकारी से कलिंग के बारे में, जब जीत लिया था कि वहाँ के, जब उससे जीत लिया था तो क्या करना है। तो उन्होंने अपने जो अधिकारी को ये संबोधित करते हुए कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, और मैसेज दिया था कि जो कलिंग के लोग हैं, इस शिलालेख का उद्देश्य जो था वो कलिंग के लोगों को ये मैसेज देना था कि जिन्होंने अशोक की विजय के दौरान जो कष्ट झेला है, अब जो राजा अशोक है उनकी कल्याण करेंगे। मतलब अशोक ने ये कहा था कि जो अशोक की वजह से वहाँ के लोगों को दुख पहुँचा, कष्ट पहुँचा, उसकी भरपाई करने के लिए अशोक जो है उनका कल्याण करेंगे, वेलफेयर करेंगे। किसके जरिए? धम्म के जरिए, राइटनेस के जरिए, ना कि फोर्स के जरिए। अगर हम बाकी एडिक्ट को देख लें तो बाकी राज्यों को देख लें तो गुजरात में कौन सा एडिक्ट है? तो गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार का रॉक एडिक्ट है अशोक का, है ना। और इस गिरनार के रॉक एडिक्ट में अशोक का इंस्क्रिप्शन है। इंस्क्रिप्शन मतलब अशोक ने जो लिखवाया या खुदवाया है उस एडिक्ट पे। तो रॉक एडिक्ट ऐसा होता है, ऐसे रॉक का पत्थर होता है, उस पर किंग खुदवा देते थे जो जब उन्हें बोलना होता था। तो गिरनार का जो रॉक एडिक्ट है, एक मिनट, गिरनार का जो रॉक एडिक्ट है वो जूनागढ़ में है, गुजरात के। उसमें अशोक का इंस्क्रिप्शन भी है, रुद्रदमन का भी इंस्क्रिप्शन है, और स्कंदगुप्त का भी इंस्क्रिप्शन उसमें है। फिर देखिए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? ईरागुड्डी रॉक एडिक्ट। तो ईरागुड्डी रॉक एडिक्ट जो है ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में ईरागुड्डी। और उत्तराखंड में अगर हम देखें तो कलसी रॉक एडिक्ट। कलसी रॉक एडिक्ट जो है ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, 2018 में पूछा गया एसएससी जेई सिविल का। द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज वाज इन द कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। तो यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो थे निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में थे? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, चाणक्य। तो किसके दरबार में आया था मेगास्थनीज? वो था चंद्रगुप्त। हमने देखा कि मेगास्थनीज क्या था? ये एथनोग्राफर था, और ये एम्बेसडर था सेल्यूकस निकेटर का। किसके यहाँ? चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ। कब? 302 बीसी में। ठीक। उसके बाद अगर हम देखें मेगास्थनीज ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है, तो मेगास्थनीज ने बुक लिखी थी इंडिका। इंडिका जो थी वो डिटेल अकाउंट है भारत के बारे में कि उस टाइम भारत में क्या चल रहा था। इसकी जो ओरिजिनल बुक है हालांकि वो लॉस्ट हो गई है, पर जो ग्रीक और रोमन इंस्क्रिप्शंस है, हिस्टोरियंस है, उन्होंने बाद में जो उस टाइम जो लिखा था उसके हिसाब से पता चलता है। तो इसने जो भारत के एडमिनिस्ट्रेशन है उसको 6 कमेटी में बांटा था, जिसमें 5 मेंबर थे। तो मतलब
30 लोग होते थे जो 6 कमेटी में बटे थे मौर्यन के टाइम में, और इसमें हर एक कमेटी में 5 लोग होते थे और 6 का काम अलग अलग होता था। सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो इस बुक में बताया गया है कि 7 कास्ट थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मेगास्थनीज था उसने उनके व्यवसाय, वो जो काम करते उसको ही उसका कास्ट समझ लिया, पर एक्चुअल में तो कास्ट 4 होते। मिलिट्री के बारे में इसने बताया है कि चंद्रगुप्त की सेना बहुत ताकतवर थी और बहुत बड़ी थी। उनके पास एलिफेंट थे, रथ थे और पैदल सैनिक थे। अदर ऑप्शन की बात करें, अशोक, तो अशोक ने जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए रखा था ग्रीक किंग से, जैसे कि एंटियोकस टू। मेगास्थनीज अशोक के यहाँ भी आया था। मेगास्थनीज ने 2 जनरेशन पहले, मतलब हाँ, मेगास्थनीज तो चंद्रगुप्त के टाइम पे आया था। बिंदुसार की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, और ग्रीक का एम्बेसडर डेमिकस ये आया था बिंदुसार के यहाँ। उसे किसने भेजा था? एंटियोकस वन ने। जैसे मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के टाइम में आया था, वैसे ही डेमिकस ये बिंदुसार के टाइम पे आया था। फिर देखें चाणक्य, तो चाणक्य कौन थे? तो चाणक्य कौटिल्य थे और चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि इन्होंने ही चंद्रगुप्त को गाइड किया था नंद वंश को उखाड़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी जेई 2021 में आया है। Who among the following was the first ruler to inscribe his message to his subject and officials on stone surface, natural rock and polished pillar? तो इनमें से कौन सा पहला रूलर था जिसने अपने मैसेज को अपने सब्जेक्ट के लिए ऑफिशियल रूप से प्राकृतिक चट्टान जो होती थी उस पे लिखवाया था या पॉलिश किए हुए स्तंभों पे लिखवाया था? ऑप्शन बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। किसने लिखवाया था? तो ऑप्शन बी, अशोक। अशोक पहला इंडियन रूलर था जिसने क्या किया था, जो पत्थर होती हैं उसके जरिए अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाया था। जो ये इंस्क्रिप्शन लिखे गए थे अशोक को, इसको कहते हैं एडिक्ट ऑफ अशोक या अशोक के शिलालेख। और इसमें ये जो शिलालेख थे, इसे जो अशोक था वो पब्लिक एरिया या बिजी पब्लिक एरिया या ट्रेड रूट या रिलीजियस सेंटर यहाँ पे लगवा देता था, ताकि मैक्सिमम विजिबिलिटी मिल सके, मैक्सिमम लोग इसे देख सकें। मेजर रॉक एडिक्ट के बारे में बताएं तो मेजर रॉक ये बड़े बड़े पत्थर होते थे, उस पे जो खुदवाया था ना, मतलब खुदवाया था जो बातें उसे लिखनी थी, उसे ही कहते थे, उसके इंस्क्रिप्शन अशोक के, वो मेजर रॉक एडिक्ट मतलब बड़े पत्थर। उसमें धम्म या धर्म की बातें या सिद्धांत अशोक ने लिखवाए थे। माइनर रॉक एडिक्ट क्या होते थे? ये शासन काल के प्रारंभिक वर्षों में पाए गए थे, छोटे छोटे पत्थर के, जिसमें उसने बौद्ध धर्म के बारे में या इन सब के बारे में लिखा था। पिलर एडिक्ट क्या होते थे? तो ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और मोनोलिथिक होते थे, और ये चुनार के सैंडस्टोन से बनते थे, चुनार सैंडस्टोन। और इसमें मिरर लाइक पॉलिश होती थी, मतलब जैसे कि आजकल चाइनीज बर्तन होते हैं उसमें जो मिरर लाइक पॉलिश होती है वैसी। और ये सबसे इसमें मेन चीज़ है कि ये मोनोलिथिक होते थे, मतलब एक ही पत्थर से पिलर बनाए जाते थे, एक ही पत्थर से ऐसे बनाए जाते थे। ये पूरा एक ही पत्थर होता था और यहाँ पे मूर्ति होती थी, जो भी होती थी मूर्ति ऐसे एक ही पत्थर से बनते थे, और चुनार के पत्थर से मेनली। और क्या क्या मैसेज दिए थे अशोक ने संदेशों में? तो पहले लैंग्वेज, जो भी मैसेज लिखवाए थे अशोक ने अपने एडिक्ट पे, उसकी लैंग्वेज होती थी मैक्सिमम, ज़्यादातर लैंग्वेज प्रकृति। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग प्रकृति उस टाइम लैंग्वेज बोलते थे। संस्कृत में क्यों नहीं लिखवाया? क्योंकि संस्कृत सिर्फ एलिट लोग बोलते थे। तो जो अशोक थे उन्होंने नॉर्थ वेस्ट, जैसे कि ये अगर अशोक का राज्य है तो नॉर्थ वेस्ट ये
उत्तर पश्चिम जो एरिया है वहाँ पे ग्रीक में लिखवाया और अरमेइक में लिखवाया। जो भी अपने शिलालेख लिखवाए ग्रीक और अरमेइक लैंग्वेज में लिखवाया। और जो स्क्रिप्ट थी, जो शिलालेख में जो स्क्रिप्ट मतलब जो लैंग्वेज लिखी गई थी, हर लैंग्वेज की एक स्क्रिप्ट होती है। तो जैसे हम हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं तो उसकी स्क्रिप्ट है देवनागरी। उसी तरह इसकी जो, और जैसे जो उर्दू लिखी जाती है उसकी स्क्रिप्ट जो है अरेबिक टाइप की है कोई। तो वैसे इसकी स्क्रिप्ट जो थी वो थी ब्राह्मी। मेजर स्क्रिप्ट जो लिखे गए थे वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। और खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ पे जो लिखे गए थे वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में, और जो नीचे लिखे बाकी जगहों पे लिखे गए थे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। थीम क्या थी? तो इसमें बताया गया था रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में, नॉन वायलेंस के बारे में, और ये बताया गया था जैसे कि जो पशु होते हैं उन पे दया करो, जन का कल्याण करो। ये सब इसने अपने अधिकारियों को बोला था, जो भी कर्मचारी होते हैं सरकारी। बिंबिसार कौन थे? तो एक थे बिंदुसार। बिंदुसार तो मौर्यन डायनेस्टी के राजा थे जो चंद्रगुप्त के बेटे थे, लेकिन एक थे बिंबिसार। बिंबिसार हरियंका वंश के डायनेस्टी थे, जो कि मगध एम्पायर के पहले फाउंडर थे हरियंका वंश के। बिंदुसार ये अशोक के पापा और चंद्रगुप्त के बेटे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ये फाउंडर थे मौर्य साम्राज्य के। फिर नेक्स्ट, एक मिनट, एसएससी जेईई 2019 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इरेक्टेड हिज डिक्री एट पिलर पब्लिक प्लेसेस। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने फरमान को सार्वजनिक स्थानों पर लगवाए थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त टू, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो कौन था जिसने अपने फरमान को सार्वजनिक स्थान पर लगाया था? इनमें से वो था अशोक। इसे शिलालेख या एडिक्ट कहते हैं। अशोक जो था वो पहला फर्स्ट इंडियन मोनार्क था, इसने रॉयल डिग्री या एडिक्ट लगवाए थे, और इन्हें प्रोमिनेंट प्लेसेस पे रखा गया था। इसमें क्या क्या बातें थी? धम्म से रिलेटेड बात थी। धम्म मतलब राइटनेस कह सकते हैं या कर्तव्य, धर्म कह सकते हैं। ये पब्लिक डिग्री जो थी तीन तरीके की, ये पब्लिक डिग्री थी तीन तरीके की होती थी, 3 या 4 तरीके की। पहला मेजर रॉक एडिक्ट, तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट हुआ करते थे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें गिरनार, जो गिरनार रॉक एडिक्ट है ये गुजरात में। फिर पिलर रॉक एडिक्ट थे, ये हाईली पॉलिश्ड सैंडस्टोन के बने हुए थे, जिसके टॉप पे एक एनिमल कैपिटल होता था। ऑप्शन वो एग्जाम्पल टोपरा और मेरठ का पिलर। फिर केव इंस्क्रिप्शन हुआ करती थी, जो कि डेडिकेटेड थी मॉन्क्स को, जो कि आजीवक सेक्ट के मॉन्क्स थे इनको। अदर करेक्ट इनकरेक्ट क्यों हैं? तो चंद्रगुप्त टू ये कौन थे? ये गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे, चंद्रगुप्त टू। इन्होंने जो चंद्रगुप्त टू जो थे, जब हम गुप्ता डायनेस्टी पढ़ेंगे तब पता चलेगा, ये गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे चंद्रगुप्त टू, और इन्होंने फेमस इंस्क्रिप्शन जो मेहरौली और आयरन पिलर है वो बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ये फाउंडर थे मौर्य वंश के। चाणक्य की सहायता से इन्होंने गद्दी हथियाई थी नंदवंश को हरा के। समुद्रगुप्त भी गुप्ता पीरियड के टाइम के राजा थे, और इन्हें नेपोलियन कहा जाता था भारत का। और इन्होंने इलाहाबाद पिलर जो है, इलाहाबाद पिलर पे इनके जो कोर्ट पोएट थे हरि सेन, उन्होंने इनके अचीवमेंट्स को लिखवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 CHSL, चंद्रगुप्त मौर्य वाज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के कट्टर अनुयायी थे? ऑप्शन सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, जूइज्म। तो किस धर्म को मानते थे चंद्रगुप्त मौर्य? तो वो जैनिज्म। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे आर्डेंट फॉलोअर थे जैनिज्म के। चंद्रगुप्त जो थे शुरू में, जब चंद्रगुप्त जो थे वो चाणक्य जो कि एक ब्राह्मण थे, उनकी मदद से उन्होंने जीत लिया था एम्पायर को, नंदवंश को हरा के। पर बाद में वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए किससे? भद्रबाहु। भद्रबाहु कौन थे? ये एक जैन संत थे, जैन। और इन्होंने बाद में जैन धर्म के
में आके, मतलब भद्रवाह के अंदर इन्होंने अपना शासनकाल अंत किया, छोड़ दिया और अपने बेटे बिंदुसार को थमा दिया और ये जैन बन गए। और जैन बन के चले गए अपने गुरु भद्रवाह के साथ श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में जो आज है वहाँ। और अंत में अपने जीवन को इन्होंने ख़त्म कर लिया था संथारा या संलेखना करके। संलेखना एक प्रैक्टिस होती है जैन धर्म में, जहाँ धीरे 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 खाना पीना छोड़ के वो वॉलेंटरी मर जाते हैं। ये एक रिचुअल होता है। लेगेसी क्या थी? तो लेगेसी इन्होंने छोड़ी कि इनके पोते अशोक, वो विरासत उनका जो बोल सकते हैं वो अशोक हुए, वो महान हुए और उन्होंने बुद्धिज्म धर्म को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? ये 2017 एसएससी CHSL में आया। कब हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म? 340 BC, 563 BC, 189 BC या 99 BC। तो कब हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म? तो वो हुआ था 340 BC। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 BC में हुआ था और नंद वंश को हराया था 322 BC। तो लगभग 18-19 साल की उम्र कह सकते हैं। तो 340 BC में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। तो अगर हम देखें तो 322 में इन्होंने हराया था, जब 19-20 साल के थे ये, तो तब हराया था इन्होंने नंद वंश को। अगर दूसरे ऑप्शन को देखें तो 340 में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म, 563 BC में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म। और मौर्य नेरा जो था वो 297 BC तक चले गया, मतलब इनका जो चंद्रगुप्त का था 297 BC तक इन्होंने राज किया और बिंदुसार को थमा दिया शासन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2017 में CHSL में पूछा गया, बिंदुसार किसके बेटे थे? अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त, शिवाजी। किसके बेटे थे बिंदुसार? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार और ये सेकंड रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी के। इनके पापा चंद्रगुप्त ने 297 में गद्दी छोड़ी और 297 BC से 273 BC तक, चंद्रगुप्त के बाद 297 से 273 BC तक बिंदुसार ने राज किया। और बिंदुसार का नाम क्या रखा था ग्रीक ने? अमित्र घोष। जो ग्रीक के जो बुक्स हैं उनमें क्या रखा गया? अमित्र घोष। पहली जनरेशन थी चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर एम्पायर के। इनके बाद आए बिंदुसार जो चंद्रगुप्त के बेटे, फिर अशोक, ये बिंदुसार के बेटे। आज के लिए बस इतना ही। अगला जो करेंगे हम अगले पार्ट में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।